गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एके एकेडमी के डेली टेस्ट सीरीज क्लास में। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज हमारे क्लास में फिर से 21 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिटेल डिस्कशन के तौर पे देखने वाले हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। और वो कितनी हेल्पफुल हो सकती है वो आप क्लास के अंत तक बने रह करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नई वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा क्लास है वो केमिस्ट्री से है, यानी कि रसायन शास्त्र से। आप देख रहे होंगे ये केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से है आज हमारा ये टेस्ट सीरीज। ओके, डेली अलग अलग टॉपिक और अलग अलग सब्जेक्ट से हमारा जो टेस्ट सीरीज का क्लास है वो चलता है। और कभी मिसलेनियस भी चलता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स को लेकर के, और कभी कभी पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से। ओके, तो चलिए देखते हैं 21 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको आने ही चाहिए। ओके, कम से कम इतना तो आना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स, आपसे पूछा गया, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, या फिर उदासीन रहता है, या फिर पहले ऋण आवेशित रहता है फिर धनावेशित रहता है? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन पे केवल 5 सेकंड का ही समय मिलेगा। ओके, ओके फ्रेंड्स, 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, धनावेशित हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या रहता है? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक पृष्ठ पर रहता है और कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है? जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड का समय है आपके पास फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, सभी लोग कृपया इतनी हेल्प ज़रूर करेंगे कि हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लें। और उसके बाद जो यूट्यूब का लाइव कंडीशन का जो वो भी कंडीशन है लाइव होने का, क्लास में लाइव होने का, वो फुलफिल आप लोग सभी प्लीज़ सभी लोग मिलकर कर कीजिए, ताकि हमारा क्लास का जो क्वेश्चन है, अभी जो 21 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि क्लास थोड़ा और स्पीड में चले। और और लाइव जिस समय से लाइव हमारा क्लास हो गया उस समय से क्लास की एक टाइम टेबल होगा कि हाँ, किस टाइम में क्लासेस की वीडियो आएंगी। ओके, उस टाइम में आप सभी लोग को लाइव रहना होगा। और उस समय और बस बहुत मज़ा आ सकता है फ्रेंड्स, मैं नहीं बता सकता है कितना मज़ा आएगा। ओके, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा आप लोग हेल्प कीजिए यहाँ पे। थोड़ा सा मेहनत भी मुझे कम करना पड़ेगा लाइव होने के बाद। चलिए इसका आंसर कीजिए। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, या फिर कुछ आंतरिक पृष्ठ पर, या फिर कुछ बाहरी पृष्ठ पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य हैं? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण जो आवेश होता है वो बाहरी बाहरी क्या होता है? सतह पे रहता है। ओके, सरफेस पे रहता है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आप लोग देख रहे होंगे, 3 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है क्या? एम्पियर का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम, या फिर ओम का नियम? सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है क्या? 5 सेकंड है फ्रेंड्स आपके पास, केवल इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने के लिए 5 सेकंड। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखेंगे कि ये जो है कूलम के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, कूलम के नियम पे ही आधारित है ये। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है कूलम के नियम पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये एक कूलम जो है, ये कूलम एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम ही था कूलम। और उन्होंने अपने नाम पे ही जो सिद्धांत दिया, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1780 में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को थ्योरी को देने का काम किया, जो कि कोलंब साहब थे। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और 1780 में इन्होंने कोलंब का नियम दिया था, ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, आप जो देखते हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि, ये
इनका ही देन है। ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के ऊपर ही सदिश या फिर अदिश राशि हम कहते हैं कि चाल सदिश राशि है या फिर वेग अदिश राशि है, वो आगे हम समझेंगे वीडियो में। तो जो सदिश और अदिश आप पढ़ते हैं तो ये कूलम्ब के नियम पर ही आधारित होता है, कौन सी राशि सदिश होगी और कौन सी राशि अदिश होगी। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपको बताना है, समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, ससंजन या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का वक्त है। समान आवेशों के बीच क्या होता है, जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, केवल 4 सेकंड ही आपके पास इस क्वेश्चन, सॉरी 5 सेकंड ही है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, तो मुझे लगता है 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने सभी दोस्तों को कम से कम इतना ज़रूर कहिए कि क्लास अगर आप रेगुलर नहीं देखते तो कभी कभार तो देखते हैं ना, जानकारी के लिए तो पढ़ सकते हैं ना, इतना आप कहिए उनको। और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइबर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1000 हो जाए। और जिस दिन से 1000 हो गए उस दिन से हमारी क्लासेस लाइव होंगी और जो क्वेश्चन की संख्या है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और क्वेश्चन का थोड़ा सा और डिटेल भी मैं ज़्यादा आपको बताने लगूंगा, ताकि कुछ एग्जांपल्स देके आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। समान आवेशों में होता है आकर्षण, आसंजन, ससंजन या फिर नन ऑफ दी एबव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि समान आवेशों में विकर्षण होता है। ओके, यानी कि नन ऑफ दी एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप समझेंगे कि विकर्षण होता है, विकर्षण। ओके फ्रेंड्स, विकर्षण होता है समान आवेशों के बीच, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, ये मैग्नेट की छड़ है, अगर दूसरी मैग्नेट की छड़ से इस मैग्नेट की छड़ को, ठीक है, अगर आप इसके पॉजिटिव जो ध्रुव है वहाँ पे इसके पॉजिटिव ध्रुव पे अगर इसको सटाते हैं तो ये दोनों, ये वाला जो होगा, ये वाला इसको आप पकड़े हुए हैं और इसको आप इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नेट होगा ये थोड़ा सा पीछे की ओर खिसकेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब एक समान आवेश होता है यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव भी अगर आप करते हैं तो ये पिछला जो चुंबक होगा वो क्या होगा, विकर्षित होगा, यानी कि इससे दूर भागेगा। तो यही यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि समान आवेशों में क्या होता है, विकर्षण होता है। गाइस ध्यान में रखेंगे इस बात को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं, और आंसर होगा विकर्षण के कारण। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल का आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आपसे पूछा गया कि किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं या फिर ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा कहते हैं या फिर संचित ऊर्जा कहते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 5 सेकंड का वक्त है। और फ्रेंड्स मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल मैंने वीडियो नहीं दिया, थोड़ा सा ये हो जाता है इशू कि अब घर पे रहने पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर मैं अलग सेटल होने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लासेस की वीडियो मैं चाहूँगा कि कोई एक टाइम में ही मैं दूँ। लेकिन जिस दिन से, मैं आपको कह रहा हूँ दोबारा कि जिस दिन से हमारी क्लासेस लाइव हो गई उस दिन से आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ इस टाइम में कि किस टाइम में क्लास की वीडियो आएंगी। ओके, अभी तो फिलहाल रिकॉर्डेड वीडियो आती हैं तो वो आपको देखना होता है, और जिस दिन से लाइव क्लासेस हो जाएंगी उस दिन से आपको एक टाइम शेड्यूल मिल जाएगा जो कि आप लोग कहेंगे उसी के अनुसार हमारे क्लास का टाइम होगा। ओके, चलिए इसका आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया किसी वस्तु की किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यानी कि किसी वस्तु की कार्य करने, यहाँ पे किसी वस्तु की जगह अगर किसी व्यक्ति भी लिख दे तो कोई मैटर नहीं है, वही पूछा गया है कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम कब करेगा, जब उसके अंदर ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, तो उसी क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा दिया गया है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो घड़ी होती है, घड़ी आप देख रहे होंगे, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 6, इस तरह से ये घड़ी है, ठीक है। घड़ी में जो ऊर्जा होती है, आप वो कौन सी घड़ी, ये जो चाबी वाली घड़ी होती है फ्रेंड्स, चाबी वाली घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये संचित ऊर्जा होती है। गाइस ध्यान में रखेंगे, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो संचित ऊर्जा होती है। जब आप चाबी देते हैं तो घड़ी क्या होती है, जब रुकी हुई रहती है तो फिर से चलने लगती है, तो ये कौन सी ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा होती है। वही संचित ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे।
फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बल गुने समय, बल गुने विस्थापन, समय गुने दूरी, या फिर दूरी गुने विस्थापन। जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, केवल 5 सेकंड ही है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। जिन लोगों ने आंसर कर दिया अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप सुन लेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो देखने का तरीका मैं आपको बार बार वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से वीडियो देखना है। कम से कम एक वीडियो को, क्लास की वीडियो को 3 बार देखना है, और चौथी बार, और फ्रेंड्स एक बात और, आपको डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि वीडियो अब मेरे गैलरी में सेव हो चुका है, अब हम कभी भी देख लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। मेरा ये सजेशन आप सभी लोग को मानना है। अगर आप मानते हैं तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है। ओके, आप वीडियो सेव नहीं करेंगे गैलरी में, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, लेकिन आप सेव नहीं करेंगे। मैं चाहूँगा तो उसे रोक सकता हूँ, पर मैं नहीं रोकूंगा। आप लोग की मर्जी, आप जैसा करें, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग को वीडियो डाउनलोड नहीं करना है। आप वीडियो को ऑनलाइन ही देखिए, 3 बार देखिए, और चौथी बार वीडियो का जो वॉल्यूम है उसको एकदम पूरा कम कर दीजिए, और उसके बाद खुद से आंसर कीजिए और देखिए कि आंसर मैं क्या टिक कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपसे पूछा गया कि कार्य बराबर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन होता है। फ्रेंड्स इसको समझते हैं, बल गुने विस्थापन क्या होता है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन क्या होता है। आप सपोज मान के चलिए कि ये आप एक हमारा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में बहुत सारे सामान भरे हुए हैं, और अगर हमें इस बॉक्स को, अगर हम इसको ऐसे धक्का देते हैं, ठीक है, इस पर हम बल लगाते हैं, ठीक, बल लगाते हैं, तो बल की परिभाषा क्या होती है, बल की परिभाषा क्या होती है, जल्दी से आंसर करेंगे। बल की परिभाषा क्या होती है, जो भी लोग जानते हैं बल की परिभाषा एक बार जरूर करेंगे सभी लोग। ओके, चलिए देखते हैं। बल जो होता है किसी वस्तु की स्थिति को, वर्तमान स्थिति को बदलने की चेष्टा करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये जो होता है बॉक्स, ये बॉक्स अगर हम इसके ऊपर बल लगाते हैं, इस बल को अगर हम इस बॉक्स पे लगाते हैं, तो ये बल अगर सही दिशा में लग रहा है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर खिसकेगा, यहाँ पे खिसकेगा, या फिर अगर ज़्यादा जोर से आप बल लगा रहे हैं तो ये खिसकेगा। लेकिन अगर आप ये बल ऊपर से लगा रहे हैं, ऊपर से, यानी कि ये बॉक्स है और इस बॉक्स के ऊपर से आप बल लगा रहे हैं नीचे की ओर, क्या होगा, ये खिसकेगा क्या, नहीं खिसकेगा, ठीक है। और अगर ये बॉक्स ज़्यादा मजबूत है तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आपने इसके ऊपर कुछ बल भी लगाया है, तो क्या इसको ये कार्य होना समझा जाएगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लेंगे कि बल क्या करता है, बल किसी भी वस्तु की वर्तमान स्थिति को बदलता है या फिर उसमें उसमें कुछ परिवर्तन करता है, तो इसी को हम बल कहते हैं। बल की यही परिभाषा है। और बल गुने विस्थापन, मैंने कहा यहाँ पे है बल गुने विस्थापन। जब आप इस पर बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अपनी जगह से विस्थापित होगा, यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तब जा करके समझा जाएगा कि आपने कुछ कार्य किया है, काम किया है। ओके, वरना ये आपका बल बेकार का है, आप मतलब आपने कोई काम नहीं किया है आपका, ऐसा समझा जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। जो भी लोग डिटेल सुन रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुन रहे हैं केवल आंसर कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। सब लोग अपनी अपनी तरह से तरीके से पढ़ते हैं, और जो डिटेल सुन रहे हैं मैं उनको कह दूं कि आप अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप डिटेल सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कॉन्सेप्ट कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे डील हो कर पा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला आंसर क्वेश्चन। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विस्थापित ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाता है। और फ्रेंड्स सभी लोग, अगर आपको इस क्लास की वीडियो ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक से, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाएंगे। हमारे क्लास का नाम है AK एकेडमी, जो टेलीग्राम है AK एकेडमी टारगेट बैच 2021। ओके, और क्लास का लोगो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछा है कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो मैं आपको बता दूं कि यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, ये यांत्रिक ऊर्जा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब अभी अभी मैंने बताया कि जो घड़ी में ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा की प्रकृति कैसी होती है, तो यांत्रिक होती है, यानी कि उसके अंदर होती है ऊर्जा। ओके, तो यह आप पूछेगा कि कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जब आप कार्य करते हैं तो वो कौन सी ऊर्जा काम कर रही होती है, यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि हमारे अंदर की ऊर्जा कार्य कर रही होती है। तो यहाँ पे समझेंगे कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा की हम बात करें तो जो बैटरी होता है, DC होता है, DC यानी कि डायरेक्ट करंट, जो बैटरी हम यूज़ करते हैं घर में,
बल्ब वगैरह जलाने के लिए, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है इंग्लिश में बोले तो। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स अगर आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ तो जो वीडियो का जो स्पीड है, प्लेबैक स्पीड, उसको थोड़ा सा आप कम कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैं थोड़ा सा स्पीड बोल रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आपसे पूछा गया कि सितार निम्नलिखित में से क्या करता है, यानी सितार एक वाद्य यंत्र है और वो क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, या फिर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? जल्दी से आंसर करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास 5 सेकंड का समय है। आपसे पूछा गया सितार निम्नलिखित में से क्या करता है? सितार ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ये एक वाद्य यंत्र है। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सितार। सितार का मतलब क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप बजाते हैं तो उसमें से साउंड निकलता है, यानी कि क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने, यानी कि उसके अंदर कोई एनर्जी है, ठीक है, उस सितार के अंदर कोई एनर्जी है जिसको आप बजाते हैं तो वो बाहर निकल के आती है। मतलब क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा अंदर की एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ये मैं आपको ज़्यादा सिंपल कर दे रहा हूँ। आप देखिए, यांत्रिक ऊर्जा मतलब अंदर की ऊर्जा, यानी कि सितार के अंदर की ऊर्जा जो होती है, जब आप उसको प्ले करते हैं, बजाते हैं, तो क्या होती है, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स यहाँ पे है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करेंगे कि ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा इसका लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, ओके, लाउड स्पीकर। स्पीकर ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर जो है ध्वनि ऊर्जा को, सॉरी ध्वनि ऊर्जा नहीं है यहाँ पे, लाउड स्पीकर यहाँ पे माइक होगा फ्रेंड्स, माइक होगा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? आपके फ़ोन का माइक। ध्यान में रखेंगे, आपका जो फ़ोन का माइक है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। ध्यान में रखेंगे। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यहाँ पे होगा ये लाउड स्पीकर होगा। ओके, ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा माइंड मिस्टेक हो गया, तो सॉरी। ध्वनि ऊर्जा को, ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो माइक बदलता है, MIC, ठीक है, माइक, ठीक है, हमारे मोबाइल का जो माइक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है लाउड स्पीकर। आप जो देखते हैं कि पेड़ पे लोग लगा देते हैं और खूब आवाज़ देते हैं, कान खराब हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि साउंड पॉल्यूशन भी होता है, तो प्लीज़ अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो ज़रा इसको कम कीजिए। साउंड पोल्यूशन भी होता है, और इस साउंड पोल्यूशन से क्या होता है, आपके सुनने की श्रवण क्षमता, जो सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सो आप लोग, अब अगर आप एजुकेटेड हैं तो इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स अगला सवाल आपके सामने है, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया द्वारा संभव होता है? आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण की क्रिया, वाष्पन की क्रिया, केशिकत्व की क्रिया, या फिर पृष्ठ तनाव की क्रिया। जल्दी से आंसर करें फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और पीछे मैंने रिवीजन भी करवाया है। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज का क्लास है, और टेस्ट सीरीज में होता है क्या कि अगर आप रेगुलर क्लास में रहते हैं तो आपकी रिविजन्स होती रहती हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब ही होता है रिवीजन। ओके, तो अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपको GK GS के लिए, कोई भी आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास परफेक्ट है। ओके, तो चलिए इसका आंसर करेंगे। लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया द्वारा संभव होता है? गुरुत्वाकर्षण, वाष्पन, केशिकत्व, या फिर पृष्ठ तनाव। चलिए फ्रेंड्स मैं आंसर बता दूं, इसका 5 सेकंड से ज़्यादा ही हो चुका है। तो लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना फ्रेंड्स, ये केशिकत्व की क्रिया। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लालटेन की बत्ती हो या फिर लैंप की बत्ती हो, उसमें तेल का ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, कौन सी क्रिया कहलाती है? तो वो केशिकत्व क्रिया कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पृष्ठ तनाव। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ तनाव का भी एक एग्जांपल है बारिश की बूंदें। ओके, बारिश की बूंदें किस कारण से गोलाकार होती हैं या फिर चपटी होती हैं? मैं आपको बता दूं कि बारिश की बूंदें वास्तव में गोलाकार नहीं, वो चपटी होती है, मतलब कि थोड़ा सा इस तरह से होता है, ठीक है,
वो ऐसे नहीं होती, बारिश की बूंदें इस तरह से होती हैं। तो वो मतलब एक तो शेप हुआ ना, राउंड शेप हुआ ना, तो आप इसको समझेंगे कि ये जो इसका शेप होता है वो किस कारण से होता है, उस पर कौन सा बल लगता है, तो पृष्ठ तनाव की क्रिया के कारण ही ये गोलाकार होती हैं या फिर चपटी होती हैं। ध्यान में रखेंगे इस बात को भी। और वाष्पन की क्रिया इसको समझते हैं। वाष्पन कहने का मतलब, आप अगर किसी समुद्र के पानी या फिर नदी के पानी को देखते हैं, अगर कुछ समय तक वर्षा नहीं होती है, ठीक है, वर्षा नहीं होती है और ज़्यादा धूप हो रहा है, तो आप देखेंगे कि उस नदी या फिर उस समुद्र का पानी क्या होता है, सूख जाता है। मतलब वो पानी कहाँ गया, आसमान में बादल बन जाता है, वाष्प की प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, ये समुद्र है, ये समुद्र में इतना सारा पानी है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, इस पे आ रहा है और ये क्या हो जा रहा है, सारे पानी वाष्पित हो जा रहे हैं और ऊपर में बादल बन जा रहे हैं, और यही बादल जो है बारिश करवाने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से जब बादल की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ध्यान में रखेंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए, अगला सवाल पे जाने से पहले मैं ऑप्शन ए भी बता दूं आपको कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण फ्रेंड्स एक बल होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है जो पृथ्वी पे मौजूद जितनी भी वस्तु है, चाहे एक पेन, पेपर, पेंसिल या फिर कुछ भी है, गाय, भैंस, आदमी, कुत्ता, जो भी हो, सभी के ऊपर कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और इसी बल के कारण हमारी पृथ्वी तो घूमती है ना, लेकिन हम नहीं घूमते। ठीक है, इसी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, अगर ये नहीं होता तो जिस तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है, हम भी पृथ्वी की तरह गोल 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 घूमते रहते। ओके गाइस, तो हमारे ऊपर कौन सा, मनुष्य के ऊपर या फिर पृथ्वी पे मौजूद किसी भी पदार्थ के ऊपर कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन की सीमा मैंने आपको 21 बताई है, ये 21 नहीं है। आपको 21 प्रश्नों की संख्या नहीं देखना है, मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको डील करवाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल, पौधे की शाखाओं एवं पत्तियों में जल एवं खनिज लवण का ऊपर चढ़ना किसके कारण संभव होता है, गुरुत्वाकर्षण, कैपिलरी प्रोसेस, घर्षण की क्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। ओके फ्रेंड्स, तो सभी लोग ध्यान में देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा, पौधे की शाखाओं एवं पत्तियों में जल एवं खनिज लवण का ऊपर चढ़ना जो है, ये कैपिलरी क्रिया कहलाती है, यानी कैपिलरी प्रोसेस कहलाती है। इसी को अगर हिंदी में बोले, अगर ये हिंदी में होता तो मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद संकोच में थे कि क्या होगा। तो ये अगर होता केशिकत्व क्रिया, अगर होता केशिकत्व क्रिया, तो अभी अभी मैंने आपको बताया केशिकत्व क्रिया होता तो आप आंसर सही करते। लेकिन यहाँ पे कैपिलरी क्रिया है, कैपिलरी प्रोसेस है, तो शायद कुछ लोगों ने आंसर सोचने तक में ही समय व्यतीत कर दिया होगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और घर्षण की क्रिया, तो घर्षण तो आप देख ही होंगे कि अगर हम रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो किस वजह से चल पाते हैं। ये जो आप रास्ते पर एक आदमी चल रहा है, ठीक है, ये आदमी है, ये चल रहा है, तो ये जो इसका पैर है, ये जो पृथ्वी पे, ये आप रास्ता है हमारा, जो पृथ्वी पे चल रहा है, तो ये किस वजह के, किस बल के कारण चल रहा है। तो यहाँ पे इस रास्ते के बीच और इस मनुष्य के पैर के बीच लगने वाला बल को ही घर्षण बल कहते हैं। गाइस, ध्यान में रखेंगे, मनुष्य के आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य के पैर के बीच और रास्ते के बीच लगने वाले बल को ही घर्षण बल कहते हैं। और ये घर्षण बल क्या करता है, हमारी गति को अवरोध प्रदान करने का काम करता है, यानी कि हम जिस स्पीड से चल रहे होते हैं उस स्पीड को कम करने का काम करता है। फ्रेंड्स, इसको आप ज़्यादा बेहतर से तब समझेंगे जब मैं एक और आपके स्टैंडर्ड से एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे कि आप मान लो कि आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो। आप जब रनिंग कर रहे हो, ये सपोज मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, ये चलिए मान के चलिए आपके 2 पैर हैं। आप जब रनिंग कर रहे होते हो तो रनिंग आवर के दौरान आपका जो पैर होता है, आप जब आगे की ओर दौड़ते हो तो आगे की ओर जो आप दौड़ते हो, और ये घर्षण बल क्या करता है, आपकी स्पीड को अवरोध करने का काम करता है। तभी क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आपकी स्पीड थोड़ा सा कम रहती है। अगर ये घर्षण बल हमारे पैर और उस रास्ते के बीच ना लगे तो हम दुगनी तिगुनी तेजी से जितनी स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, जितना एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, उतना पूरा का पूरा एनर्जी हम अपने उस दौड़ में लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं लग पाता है, क्यों? क्योंकि वो जो रास्ता है, जिस सरफेस पे हम दौड़ रहे हैं, वो हमारे
स्पीड का क्या करता है, विरोध करने का काम करता है। हमारी दौड़ का जो पैरों के ऊपर जो बल लगता है, घर्षण बल, वो हमारी गति को कम कर देता है। ध्यान में रखेंगे। चलिए इसको देखते हैं। मुझे लगता है कि इतने अच्छे तरीके से और कहीं क्लास में आपको बताने वाला कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कोई है तो ज़रूर मुझे आप नाम उनका बताएंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि पृष्ठ तनाव का एस आई मात्रक क्या होता है। यानी कि एस आई मात्रक आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। एस आई मात्रक, एस आई यूनिट, यहाँ पे मात्रक की जगह यूनिट भी लिख सकते हैं। आपसे यूनिट भी पूछा जा सकता है। यूनिट क्या होता है, पृष्ठ तनाव का एस आई यूनिट या फिर एस आई मात्रक क्या होता है। जल्दी से आंसर बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। जिन लोगों ने आंसर किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया आंसर, वो जान लेंगे कि आंसर क्या होगा। न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। न्यूटन प्रति मीटर इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे और देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है 12 नंबर। घरों में लगे बल्ब एवं पंखे किस क्रम में लगे होते हैं। अगर आप लोग में से कोई भी जानते हैं तो प्लीज़, ये सवाल बहुत ही ईजी है। सो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सवाल का जवाब आप सभी लोग देंगे। सो प्लीज़, क्योंकि हाँ, आप सभी के घर में ये बिजली आप वायरिंग आप लोगों ने करवा रखी है, तो आपको बताना है कि किस क्रम में बिजली के बल्ब या फिर पंखे लगे होते हैं हमारे घर में, अगर आपने वायरिंग करवा रखी है। ऐसे ये नहीं कि आपने खुद से वायर, अगर तार खींच के अपने बल्ब लगा रखा है, वो नहीं। एक तरीका होता है वायरिंग करने का, उस तरीके में अगर ये पंखा और बल्ब लगा हुआ है, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, इस क्लू का आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस क्रम में लगा होता है, जल्दी से बताएंगे। ये सवाल आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, यानी कि आज का आपका सवाल यही है। आप सभी लोग को कमेंट करके आंसर बताना है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। ओके, तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है, या फिर मतलब अर्थ का उपयोग, अर्थिंग का उपयोग, अगर साधारण भाषा में कहें तो अर्थिंग का उपयोग हम क्यों करते हैं। जल्द से बताएंगे। खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि उपकरण 3 फेज का होता है। उपकरण 3 फेज का होता है। फेज है ये फ्रेंड्स, ये फेज है। फेज 3 फेज में काम करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्यूज के रूप में। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 5 सेकंड का वक्त है। विद्युत उपकरण में अर्थ यानी अर्थिंग का उपयोग क्यों करते हैं। ओके गाइज, चलिए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, सुरक्षा के लिए यानी कि सेफ्टी के लिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे इस बात को। और चलते हैं अगले सवाल पे फ्रेंड्स। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का एस आई मात्रक क्या होता है। ओम, ओम मीटर, या फिर ओम प्रति मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये 2 नहीं है, ओम, ओम प्रति मीटर स्क्वायर है। ओके, ये जो है ये ऊपर लगता। जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, और नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर, हाँ ओम मीटर ही होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी ओम मीटर होता है। गाइस ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे 3-4 ओम करके दिया गया है, मैंने खुद दिया है पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है, अब कंफ्यूजन नहीं है। ध्यान में रखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का जो ऐसा यूनिट या फिर ऐसा मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे फ्रेंड्स। ये क्या है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है। ओके, चलते हैं अगला सवाल। 15 नंबर, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। प्रतिरोध, केवल धारा, केवल वोल्टता, या फिर धारा और वोल्टता दोनों। जल्दी से आंसर करेंगे, 5 सेकंड है आपके पास। ओके गाइज, तो
5 सेकेंड पूरे हुए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो मैं आपको बता दूं कि ओम का नियम धारा एवं वोल्टता दोनों को डिफाइन करने का काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओम का नियम धारा और वोल्टता, यानी कि कितनी धारा आ रही है और कितने वोल्ट की धारा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ये इन दोनों को प्रभावित करने का काम, इफेक्ट करने का काम कौन करता है? ओम का नियम। ओके, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगला सवाल आपसे पूछा गया है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कूलम्ब, एम्पियर या फिर ओम? ये एम्पियर 2 बार हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर करेंगे फ्रेंड्स। आपके पास चूज करने के लिए केवल 3 ही ऑप्शन है, क्योंकि एम्पियर 2 बार हो चुका है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओके गाइस, जिन लोगों ने 3 ऑप्शन में से कोई एक चुन लिया है, अच्छी बात है। जिन लोगों ने चूज नहीं किया है वो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ओम। प्रतिरोध का ऐसा जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं दे सकता आपको ये याद ही करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते हैं और अगला सवाल का आंसर आपको बताना है। अति चालक का लक्षण क्या होता है? उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, सोनी पारगम्यता, सॉरी ये सोनी नहीं होगा, शून्य होगा। हाँ, यहाँ पे शून्य होना चाहिए था। शून्य पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है शून्य पारगम्यता, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनंत पारगम्यता। जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक करेंगे, ताकि मैं और ज़्यादा, आप लोग, मुझे लगे कि आप लोग को क्लास पसंद आती है, तो मैं और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर मैं आपको क्लास की कंटेंट और वीडियो में थोड़ा सा क्वालिटी दे पाऊँगा। ओके, सो प्लीज़ और थोड़ा सा सब्सक्राइबर आप लोग ध्यान देंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कृपा करेंगे। चलते हैं, देखते हैं इसका आंसर। उच्च पारगम्यता यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अति चालक का जो लक्षण होता है वो उच्च पारगम्यता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल पे। और अगले सवाल आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन आधा चालक है? आधा चालक का मतलब होता है फ्रेंड्स अर्धचालक। ओके, अर्धचालक, अर्धचालक, ध्यान में रखेंगे। अर्धचालक आपसे पूछा गया, आधा चालक नहीं, अर्धचालक। जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम या फिर आर्सेनिक? जल्दी से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है या फिर आधा चालक है? एक ही बात है। ओके, तो फ्रेंड्स 5 सेकंड पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आर्सेनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्सेनिक एक अर्धचालक का एक एग्जाम्पल है। ओके, सेमीकंडक्टर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि धातु विद्युत की सुचालक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक कुछ होता है, या फिर उपर्युक्त सभी? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इनमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए धातु विद्युत की सुचालक होती है। ओके, ध्यान में रखेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर होती है इंग्लिश में बोले तो। फ्रेंड्स अगला सवाल आप देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को निर्दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर, मोटर, फिल्टर या फिर रेक्टिफायर? जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है। प्रत्यावर्ती धारा फ्रेंड्स, मैं आपको, अगर कुछ लोग को समझ में ना आए प्रत्यावर्ती धारा, तो चलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसी। प्रत्यावर्ती को एसी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं, यानी कि अल्टरनेट करंट। और दिष्ट धारा यानी कि डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। फ्रेंड्स आपसे एसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आप किसी छोटे लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपसे एसी या फिर डीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। ओके, और ये क्या होता है? ये बैटरी में यूज होता है, बैटरी में। और ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये विद्युत में, यानी कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होते हैं। ओके, चलिए इसका आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ओके गाइस, ये बहुत सारा समय हो गया लैप्स, तो ध्यान में रखेंगे। रेक्टिफायर, ध्यान में देखें, रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में स्टोर करके रखा जाता है या फिर बदला जाता है। ओके, रेक्टिफायर।
फ्रेंड्स अगला सवाल आपसे पूछा गया कि आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, निम्न होती है, सीमित होती है, उच्च होती है या फिर जीरो होती है। जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। और फ्रेंड्स ये हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सभी लोग क्लास में उपस्थिति के तौर पे जय हिंद जरूर लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो असीमित होगा, असीमित सॉरी सीमित है यहाँ पे, ये असीमित होगा, ध्यान रखेंगे। असीमित होता है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है, असीमित होती है, यानी कि इन्फिनिटिव होती है। ध्यान रखेंगे इन्फिनिटिव का ये साइन है, इन्फिनिटिव। एंड ये थैंक्स फॉर वॉचिंग कनेक्टिंग विद आवर AK अकेडमी क्लास। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।